अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्की के बिजनेस के हवाले से कि इसकी पहले कानूनी कार्रवाई किस तरह क्लियर करवाई जाती है और इसको बनाने पे कितना खर्चा आ जाता है, क्या प्रोसेस होता है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोई भी बिजनेस है तो उसकी क्या क्या एहतियातें होती हैं, किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। ये सारी बातें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। और ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो में मार्की के बिजनेस से हट के मुतलकन कारोबार के हवाले से बहुत सारी मालूमात शेयर की जाएंगी। जी फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस मार्की के ऑनर काशिफ इम्तियाज़ साहब के पास, तो हम इनसे मालूमात लेंगे इस मार्की के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काशिफ भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काशिफ भाई, ये पहले तो लोकेशन बता दीजिएगा कि अभी किस जगह हम मौजूद हैं। जी राइट नाउ हम मौजूद हैं डस्का पसरूर बाईपास रोड के ऊपर सब्ज़ी मंडी के पास। इससे पहले कि हम सवालात करें कि कितने में ये मार्की बनती है, क्या इसका प्रोसेस है, पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। देखें, एक जो चीज़ जो आम तौर पे हमारी सोसाइटी में चलती है और एक काफ़ी अरसा से एक चीज़ चलती चली आ रही है कि हमारे पास पैसे जब होते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये अपना कारोबार होना चाहिए। हम मशवरा करना शुरू कर देते हैं जी कि आपके ख्याल से अगर मैं डस्का में रहता हूँ तो मेरा कारोबार क्या हो, मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं क्या करूँ। हम लोगों से मशवरा करते हैं, हमें मुख्तलिफ मशवरे मिलते हैं और उसके बाद फिर हम बैठ कर सोचते हैं कि अच्छा मेरे फ़लाने दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी आप ये कर लें, मेरे वो दोस्त हैं उन्होंने कहा ये कर लें, तो अच्छा उसका आइडिया मुझे बेहतर लग रहा है, इसका मुझे बेहतर नहीं लग रहा, और ज़्यादातर लोग हम इस बेसिस के ऊपर वो कारोबार शुरू कर लेते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। आप मशवरा करें, ज़रूर करें, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं आया है। अभी आप जिस स्टेज पे खड़े हैं वहाँ पे आपको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ये यकीन होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं और आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे नज़दीक एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि उस जो भी वो कारोबार शुरू करना चाहता है उसका उसे पैशन नहीं, ऑब्सेशन होना चाहिए। ऑब्सेशन आप अगर हम इसे डिफ़ाइन करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक, तो ऑब्सेशन से मेरी मुराद ये है कि आपको एक चीज़ ने पागल कर दिया है और आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो और आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हो और आप हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। जब ये चीज़ आपके अंदर पैदा होती है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपके अंदर से ख़त्म करती है वो है फ़ियर। फ़ियर है फेलियर का, कि कहीं मैं ये काम करके फेल तो नहीं हो जाऊँगा। एक चीज़ जो हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है, एक चीज़ है मार्केटिंग के अंदर पोर्टर 5 फोर्सेस, उसमें लास्ट आता है कि आपके पास अपना एग्ज़िट प्लान होना चाहिए। बिज़नेस के अंदर एक चीज़ कही जाती है एग्ज़िट प्लान आपके पास हो। मेरे नज़दीक किसी बिज़नेस का एग्ज़िट प्लान नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं अपने पैसे ऐसे निकाल कर ले जाऊँगा, तो फिर आपने उन 3, 4, 5 साल में क्या किया? आपने तो सब कुछ ज़ाया कर लिया। आप तो अपना सब कुछ तबाह करके जो पैसे बचे वो लेकर चले गए और फिर सोचना शुरू कर दिया अच्छा मैं ये काम कर लूँ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फ्लॉ था। तो सबसे पहले इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, उसके ऑरा के अंदर इतनी कशिश होनी चाहिए कि जो वो करना चाहता है वो उसको अचीव कर सकता है। तो फिर अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं और अल्लाह ताला के ऊपर भी यकीन होना चाहिए कि वो मेरा साथ देंगे। और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है तो आप इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप वो अपने टारगेट को अचीव कर जाते हो और हर मुश्किल से गुजर जाते हो। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि कोई भी कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ना, कि किस अंदाज में शुरू करना है, वो होमवर्क के हवाले से कुछ गाइडेंस दे दीजिए। जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैंने एक चीज़ कही कि हमने ना सोचा ना समझा, मशवरा जात किए घर से, घर के बाहर से, दोस्त अफराद से, जो हमारे पास पैसे थे हमने वो कारोबार शुरू कर लिया और बाद में हमें पता लगा कि जी ये तो फिजिबल ही नहीं था। इट मीन्स कि हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं था। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है, अगर इस मार्की को देखा जाए, इस किसी भी इवेंट कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, कोई भी हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस की मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले आपने जिस इलाका में वो काम शुरू करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि वहाँ पे कस्टमर की नीड्स क्या है। आप उसके नीड एनालिसिस करें, कस्टमर की ज़रूरियात क्या है, उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको विज़िट करें, वहाँ से फ़ीडबैक लें, लोगों से, दोस्त से, बाप से मिलें कि भाई आप अगर किसी इवेंट कॉम्प्लेक्स में जाते हो, किसी मार्की या शादी हाल में जाते हो, वहाँ पे आपको मुश्किलात क्या आती हैं। अब वो जो मुश्किलात आपको बताएंगे ना, तो वहाँ से आपका होमवर्क शुरू होगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी। जो आप कह लें कि जो वहाँ पर दूसरे बिज़नेस में
कमियां हैं आप उनको दूर कर जाते हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने इसको एक्सप्लेन किया। आपके साथ तो मज़ीद भी वीडियोस बनानी बनती हैं कि आप माशाल्लाह इस अंदाज में कितना गाइड कर लेते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम मार्की में मौजूद हैं, मार्की के हवाले से मालूमात लेने आए हैं, तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई बनाना चाह रहा है मार्की, तो उसे कहाँ कहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी? देखिए मैं अब आपको बताऊँ, हमारे मुल्क में और दुनिया में हर जगह लॉज चेंज होते रहते हैं। हर 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद कानून चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि आपने, अगर आप इस बिज़नेस में, इवेंट कॉम्प्लेक्स में, मार्की में आना चाह रहे हैं, आप पहले अपने मुतल्लिका जो आपका TMA का ऑफिस है वहाँ पे रब्ता करें। उनसे पूछें कि मैंने ये काम शुरू करना है, इसकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, ज़रूरियात क्या है। आप वहाँ पे जाएँ, उनसे बात करें, वो आपको एजुकेट करेंगे कि ये उस चीज़ की ज़रूरियात है। हमारा जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसमें सबसे पहली और ओवरऑल जो चीज़ नज़र आती है, सबसे पहले आपकी के पास जो लैंड है, अगर नहीं है तो लैंड ख़रीदें। लैंड आपने ख़रीद लिया तो वो अगर ज़रई है या रिहायशी है तो आपने उसको कन्वर्ट करवाना होता है कमर्शियल में। वो आपके TMA ने करना है, आपका मुतल्लिका ज़िला कौंसिल ने करना है, उसने करना है। जब आपकी लैंड आप कन्वर्ट करवाते हैं तो उसकी एक कन्वर्जन फ़ीस होती है, वो आपने जमा करवाना है। साथ ही आपके प्रोजेक्ट का नक्शा बन जाता है जो आपने मुतल्लिका अपने TMA के ऑफिस में जमा करवाना है। उस नक्शा की फ़ीस होती है, बिल्डिंग के स्क्वायर फीट के मुताबिक वो फ़ीस डिफ़ाइन की हो कि कितने स्क्वायर फीट की आपकी कंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक उनका रेट तय हुआ तो वो आपको बता देते हैं। अब वो फ़ीस जमा करवा देते हैं। उसके बाद फिर जो है ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है ये फिर जाता है ज़िला कौंसिल में। ज़िला कौंसिल से ये फिर वहाँ पे DC साहब की मीटिंग होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ महकमा के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। वो सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या आपने पूरी फ़ीस जमा करवाई है कि नहीं करवाई, क्या आपने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। जब वो आपके चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो वो अप्रूवल दे देते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लॉ वैसे चेंज होता रहता है। नंबर 1 ये है, अभी लास्टली मैंने सुना था कि पहले 4 कनाल जगह रिक्वायर्ड थी मिनिमम, अब वो 1 एकड़ कर दी गई है कि पार्किंग, एम्पल पार्किंग होनी चाहिए, खुली पार्किंग होनी चाहिए। उसके बाद आपने इन्वायरमेंट का सर्टिफिकेट लेना है, मुख्तलिफ महकमों के NOCs आ जाती हैं। तो सबसे अच्छी जगह है वो इस चीज़ को जानने के लिए, वो आपका मुतल्लिका TMA का ऑफिस है। आप वहाँ पे जाएँ, आपको 1 घंटा लगेगा। आप वहाँ पे जाएँ, आप जाके उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछें, वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करना शुरू कर दें। ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप उसके वक्त के अंदर अपनी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, फिर आप अपनी फ़ाइल कन्वर्जन फ़ीस जमा करवा के आप अपनी फ़ाइल जमा करवा देते हैं, आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन मैं लोगों को एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा, वो ये है कि फ़ाइल जमा करवाने के बाद सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। हम लोग जब फ़ाइल जमा करवा देते हैं तो हम फिर कहते हैं कि जी रोज़ जा रहे हैं जी, हमारी फ़ाइल नहीं है। माजरत के साथ पंजाबी में मैं कहूँगा साड़ी फ़ाइल दा की बने, साड़ी फ़ाइल दा की बने, साड़ी फ़ाइल दा की बने। अपने ऊपर थोड़ा सा तहम्मुल रखें। पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा लगाना है तो वो 2 से 2.5 साल में लगेगा। आपने अगर सीज़न के शुरू में अपना प्रोजेक्ट खोलना है तो फिर 3 साल पहले आप अपना होमवर्क करें। अपना होमवर्क करें कि अगर आज मैं प्रोसेस अपना शुरू करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, 2 साल का टाइम है तो तब मैं सीज़न में करूँगा। तो यहाँ पे फिर आ जाता है लैक ऑफ प्लानिंग। हम लोग प्लान करके चीज़ों को नहीं चलते। आप उसके मुताबिक चलें, अपने वक्त का बफर रखें कि अगर 2, 4, 6 महीने ऊपर लगें तो आपके पास वक्त है। तो ऐसा ऐसा आप इसको लेकर चलें और जब तक आपकी फ़ाइल अप्रूव होकर ना आए, आपका नक्शा स्टैम्प्ड ना हो, आप एक ईंट भी मत लगाएं। क्योंकि जब आप एक ईंट लगाएंगे, देखिए कानून में आजकल सख्ती आ चुकी है और ये अच्छी बात है इस मुआशरे के लिए कि सब लोग कानून की पाबंदी करें, जो कानून है उसको फॉलो करें। तो जब आप बिल्डिंग बना लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं और नक्शा अप्रूव नहीं होता तो फिर मुतल्लिका TMA को हरकत में आना पड़ता है। अगर कोई शिकायत कर दे या उनको इन्फॉर्मेशन मिल दे तो फिर आकर आपकी बिल्डिंग गिरा देते हैं या काम बंद करवा देते हैं और आपको जुर्माना भी होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। माशाल्लाह प्रोसेस के हवाले से आपने बहुत अच्छे अंदाज में गाइड किया कि किस तरह इसकी अप्रूवल लेनी है। तो अब कंस्ट्रक्शन का थोड़ा तरीक़ाकार बता दीजिएगा और अखराजात के हवाले से भी अगर थोड़ा बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए उसका तरीका बड़ा आसान है। आप 3 से 4 आर्किटेक्ट्स के साथ बात करें, उनमें से शॉर्टलिस्ट करें कि आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा कैपेबल है और आपकी बात को समझ रहा है जो आप करना चाह रहे हैं। आप उनके साथ अपनी डील करें और उससे पहले जो चीज़ है, आप नक्शा बनाने से पहले देखें कि आप अपना होमवर्क करें कि कस्टमर की डिमांड क्या है, आपने अंदर क्या करना है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी सर्विस को और आपके बिज़नेस को सपोर्ट करे। ये नहीं कि आपने तंग गलियाँ और तंग कमरे बना दिए और किचन भी छोटा सा बना दिया और उसके बाद जब फंक्शन शुरू हुए तो पता लगा हमारे पास तो जगह ही कम थी। एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में बेहतरीन चीज़ ये लगती है कि आप
लेबर रेट के ऊपर अपना ठेका किसी के साथ तय करें, अपना जो है मटेरियल आपका हो, आप उनको सिर्फ लेबर चार्ज दें और अपने टाइम के ऊपर आप चीज़ों को कंप्लीट कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का। आप अपने होमवर्क कंप्लीट करें, एक ही टाइम पे आपकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, बिजली वाले भी लगे हैं, आपके ये क्या कहते हैं अपना एयर कंडीशनिंग वाले भी काम कर रहे हैं, आपके फ्लोर वाले भी काम कर रहे हैं, आपके इंटीरियर वाले भी कर रहे हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आप बड़ी जल्दी टाइम को बड़े कम से कम टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसमें मैसिव प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और आपने अपने वेंडर्स को मेंटेन करना होता है कि जो जो आपके वेंडर्स हैं, जो जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो वक्त के मुताबिक उसको कंप्लीट करें। इस हवाले से थोड़ा खर्चे के हवाले से भी बता दीजिएगा कि तकरीबन ये जितनी आपने मार्केट बनाई हुई है, खर्चा कितना हो जाता है? देखिए, आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर बताऊं, आपको कोई भी ठीक नहीं बता सकता। आप जिस भी आर्किटेक्ट को से बात करेंगे वो अपने मुताबिक बता देगा और एट द एंड ऑफ द डे जो उसने बताया आपका खर्चा उससे ज़्यादा होगा। और आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डॉलर बढ़ गया, तो ये जिस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, आप कह लें कि ये अब उससे ऑलमोस्ट 70% एक्सपेंसिव हो चुका है अगर हम डॉलर के रेट को देखें। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर पहले कहा जाता है जी कि ये कोई कहता है जी 5 करोड़ में, कोई 6 करोड़ में, कोई 7 में, कोई 8 में कहता है जी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जितनी परसेंटेज मैंने बताई है आप उसमें ऐड कर लें, वो उसके मुताबिक उसमें पड़ेगा। और सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या रखनी है, आपने इंटीरियर किस लेवल का देना है, सारी चीज़ें आपकी अपनी चॉइसेस हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 4 करोड़ में भी इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो फिर कंस्ट्रक्शन भी फिर उनकी सही बयान नहीं। इसका रकबा बता दीजिएगा, टोटल कितने रकबे पे ये मार्केट बनी है और बिल्डिंग कितने रकबे पे? जी, ये है टोटल 44 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और ये मार्की और इसके इर्द गिर्द जो हमारे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको मिला के कोई 1.5 एकड़ के करीब कंस्ट्रक्शन है ये बताइएगा कि जब ये कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट कर ली तो आगे मरहला आता है टीम हायर करने का, तो उसको क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए उस टीम के अंदर जो हायर करनी है? जी, मेरे नज़दीक जो है किसी भी बिज़नेस की आपने अगर बिल्डिंग खड़ी कर ली है वो उस बिज़नेस का 5 to 10% है। असल काम है बिज़नेस और आपने उसको चलाना कैसे और चलाने वाले कैसे हैं। देखिए, टीम को अगर हायर करना है तो अल्लाह ताला ने हमें चंद खसूसियात इंसान के अंदर बता दी हैं कि वो होनी चाहिए और चंद खसूसियात जो हैं वो हमें अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें नज़र आती हैं, वो हम देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने पहली चीज़ जो बताई है कि इंसान ईमानदार होना चाहिए। तो आपके टीम का जो हेड है, चाहे आपका जनरल मैनेजर जो है या आपका कोई डायरेक्टर है, सबसे पहली चीज़ जो उसमें देखें वो ईमानदार हो, वो ऑनेस्ट हो, क्योंकि कल्चर जो है वो ऊपर से नीचे आता है। जैसा मैनेजर होगा, जैसे मालिक होंगे, वैसा ही स्टाफ होगा। हम लोग कहते हैं हमें टीम अच्छी नहीं जी मिली, तो कसूर जो है वो फिर मैनेजर का या मालिक है, वो दोनों पहले अपने आप को देखें कि क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो खुद ब खुद टीम ठीक आ जाएगी। सेकंड जो चीज़ आती है, देखें जो जिन लोगों को आपने हायर करना है उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस एज ग्रुप के हैं, क्योंकि एज ग्रुप डिफाइन करते हैं उस बंदे के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं, वो कितना सीख सकता है और कितना काम आपके मुताबिक कर सकता है और वो आगे लेकर चल सकता है। सेकंड, जो लेट्स से कि आपका मैनेजर ही है, उसकी पीपल मैनेजमेंट कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। कम्युनिकेशन देखिए, पीपल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन उसने करनी है ये अपने इंटरनल स्टाफ के साथ और उसने वेंडर्स और कस्टमर के साथ भी करनी है, उसने वेंडर मैनेजमेंट भी करनी। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कस्टमर को वो कैसे डील कर रहे हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आके बैठा हो और आपका मैनेजर, हाँ जी किधर आए हो, सलाम ठीक है जी की चाहते हो, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे टू हैंडल योर कस्टमर। आपके जो मैनेजर है उसको ग्रीट करना आना चाहिए। ही शुड बी डाउन टू द अर्थ, शुड बी डाउन टू द अर्थ। उसके अंदर गरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर जब आए तो कस्टमर के अंदर सीट पे पहुंचने से पहले वो कस्टमर के पास पहुंचे। कस्टमर जब जा रहा है तो उसको अच्छे तरीके से सी ऑफ करे। जब कस्टमर उसके पास आके बैठे तो सबसे पहले वो उसकी बातें सुने, इंस्टेड के वो बोलना शुरू कर दे। मैंने इस फील्ड के अंदर कई मैनेजर्स का इंटरव्यू किया तो एक चीज़ मैंने नोट की, वो किसी को बोलने ही नहीं देते, वो खुद बोली जा रहे हैं। तो जब एक कस्टमर आएगा आपने उसको बोलने नहीं देना, तो भाई वो आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएगा, वो करने क्या है। जो बंदा अच्छा लिसनर नहीं है वो अच्छा मैनेजर नहीं है। जिस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है वो अच्छा मैनेजर नहीं है। जिस मैनेजर की पीपल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है वो अच्छा मैनेजर नहीं है। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए। उसके बाद फिर आपकी हायरार्की में ऑपरेशंस आज का डिपार्टमेंट आ जाता है, सुपरवाइजर आ जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेजर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो पहले तो ईमानदार हो, दूसरे वो सीखना चाहता हो, तीसरे वो आपके इदारे के साथ, देखिए हम कहते हैं जी कोई मुलाजिम इदारे के साथ लॉयल नहीं है, वो उस वक्त तक लॉयल नहीं होगा जब आप उसको अच्छी सैलरी नहीं दे रहे, जब तक उसकी मुश्किलात को आपने नहीं अपनाया हुआ, जब तक आप हर वक्त उसके साथ नहीं खड़े। अब ये भी तरीका नहीं है कि कस्टमर ने एक बेजा कंप्लेंट की और आप उसको डांटना शुरू कर दें।
ठीक है, खैर आपने उसको डांट दिए, बाद में उसको बताएं कि मैंने तुम्हें इसलिए डांटा। तो ये इस पे मैं ये आपके अभी, तो अगर आप इस पर डिस्कशन करना चाहें तो ये बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि जो चीज़ें मैंने बताई जी, 1 बाय 1 इनको बाद में क्लियर करेंगे हम आपसे। और अभी मैं जानना चाहूँगा कि टीम हायर करने में मुश्किलात कौन कौन सी आती हैं और टीम को किसके समझ? देखें, ये डिपेंड करता है जी सिटी टू सिटी। अब आपसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची चला जाएं, वो आपकी मेट्रोपॉलिटन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुजरांवाले आ जाएँ तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। आप उसके बाद डस्का जैसे थर्ड टायर के शहर में आ जाएँ तो वहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पढ़ा लिखा मैनेजर है या स्टाफ है वो छोटे शहर में आना नहीं चाहता। आप छोटे शहर में अगर आपने लेकर आना है तो आपको उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करनी है। अट्रैक्शन क्या हो सकती है? अट्रैक्शन हो सकती है उसका पैकेज, आपने उसको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी हैं। हम यहाँ पे जो चीज़ें अपने स्टाफ को दे रहे हैं वो हमारा सीक्रेट है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जिसको भी आप हायर करें ना, आप उसको अपना बेटा या भाई बना कर रखें। उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, उसके अखराजात आपके अखराजात, उसको प्रॉब्लम ना आने दें। क्योंकि मेरी नज़र के अंदर आपके कस्टमर, बाहर से आने वाले कस्टमर से पहले जो आपका कस्टमर है वो आपका एम्प्लॉई है। आपने उसको खुश रखा हुआ है और वो ईमानदार है, अगेन मैं कहूँगा ईमानदार है, तो आपके बिज़नेस ने बढ़ना ही बढ़ना है, वो कम नहीं हो सकता। ये बताइएगा, इतनी बड़ी मार्केट में टोटल कितना स्टाफ है? जी, हमारे पास जो परमानेंट स्टाफ है दैट इज़ 35+। तो जिस वक्त, और कुछ लोग हमारे पास डेली वेजेस के ऊपर भी आते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये वेरी करता रहता है। ये खाना पकाने वाले वो डेली वेजेस? जी, खाना पकाने वाले जो हमारे पास हैं उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। आप देखें, कस्टमर को देखना हम चाहते हैं कि कस्टमर किस किस्म की फ़ूड बनवाना चाहता है और कितना वो एक्सपेंस करना चाहता है। एक बड़ा हम मुहावरा सुनते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हमारे पास 3 तरह के जो हैं शेफ़ हैं, तीन लेवल्स के शेफ़ हैं। आप जिस लेवल के शेफ़ से खाना बनवाना चाहें हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। खाना जो है वो कस्टमर की ज़ेरे निगरानी यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ पे कोई भी एरिया प्राइवेट नहीं है। स्लॉटरिंग से लेकर कुकिंग तक हर चीज़ यहाँ पे लाइव है, कस्टमर के सामने होती है। इसके सीज़न बता दीजिएगा, कौन से सीज़न में ये ज़्यादा चलता है? देखें जी, बड़ा आसान है इसका काम कि रबीउल अव्वल जो है वो, उस रबीउल अव्वल से हमारा सीज़न शुरू हो जाता है और रमज़ान के शुरू होने पे वो ख़त्म हो जाता है। रमज़ान के बाद ऑफ सीज़न है, इक्का दुक्का फंक्शन आ रहे होते हैं, आप कह लें कि काम जो है वो कम हो जाता है। और रमज़ान के बाद ईद, दोबारा ईद के बाद शुरू होते हैं? छोटी ईद के बाद आपके पास शादियाँ आती हैं, अभी बड़ी ईद आने वाली है तो उसकी भी बुकिंग चल रही है। उसके बाद मुहर्रम और सफ़र आ जाएंगे तो फंक्शन जो है वो कम हो जाएंगे। मुहर्रम और सफ़र में तो बहुत कम हो जाते हैं। रमज़ान, मुहर्रम और सफ़र में होते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता आपके पास। तो जी फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी वीडियो के आखिर में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, आप वो भी पार्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगा, खैर ये भाई तो माशाल्लाह अच्छे अंदाज में इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे जब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो ये कि जो बड़े कारोबारी हजरात हैं वो अपनी इनकम शो नहीं करना चाहते वीडियो की सूरत में। उसकी वजह ये है कि महकमा इनकम टैक्स वाले, FBR वाले, वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उस डिस्टर्बेंस के खौफ की वजह से वो अपनी अर्निंग नहीं शो कर पाते। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मुझे कोई ऐसा FBR वाला या इनकम टैक्स वाला सुन रहा है, या आपके कोई रिलेटिव में से कोई ऐसा शख्स है जो इस महकमे में है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम अज़ कम जो यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड हैं, जितने भी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड हैं, उन्हें ये अथॉरिटी दी जाए कि अगर वो किसी का इंटरव्यू करते हैं बिज़नेस का, तो उसमें जिससे उन्होंने इंटरव्यू किया है उससे दोबारा नहीं डिस्टर्ब किया जाना चाहिए, और हो सके तो उसे, उसका जो टैक्स है उसमें कुछ डिस्काउंट देना चाहिए ताकि वो खुशी से इंटरव्यू दे। जब वो खुशी से इंटरव्यू देगा, सारी बातें सच सच सामने आएंगी और इस तरह न्यू जनरेशन को कारोबार सीखने का मौका मिलेगा और वो कारोबार की तरफ बढ़ेंगी। जब हमारे मुल्क में कारोबार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होगा और इनकम टैक्स वो भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो खैर उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। खैर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहें तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके पार्ट 2 दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।